हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जो हमें बता रखा है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले हम इसका ओरिजिन पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट का। कि हमें फंडामेंटल राइट का पहले ओरिजिन तो पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट के जो पार्ट 3 है, हमारा पार्ट 3 जो है, हमारा ये हमारा मैग्ना कार्टा इसे कहा गया है। और मैग्ना कार्टा जो था वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताता था। इंग्लैंड में बनाया गया था, ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। फिर इसके बाद अमेरिकन ने बनाया अपना बिल ऑफ राइट। इन्होंने अपना बिल ऑफ राइट बनाया अमेरिकन ने, जो फंडामेंटल राइट के बारे में बताता था। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, उन्होंने इसी बिल ऑफ राइट से फंडामेंटल राइट का आइडिया लिया है। ठीक है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये इनवायलेबल होते हैं सब कंडीशन में, मगर कुछ इसके जो राइट हैं वो वायलेबल होते हैं। और कोई कंट्री जो है इसकी जो ये हमें फंडामेंटल राइट क्यों दिए जाते हैं, ताकि कोई कंट्री को फ्री हैंड ना मिल जाए, है ना। और तब उन्हें फ्री हैंड मिल जाएगा, फिर तो वो कुछ भी करेंगे अपने सिटीजनशिप के साथ, तो उन्हें फिर फ्री हैंड ना मिल जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट को बनाया गया है। इनकी नीड जो है फंडामेंटल राइट की, वो है कि जो राइट और लिबर्टी होती है पीपल की, वो प्रोटेक्ट करी जा सके। और लिमिटेशन लगाती है ये गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। और ये एसेंशियल होते हैं फंडामेंटल राइट पब्लिक और प्राइवेट राइट के लिए। अब इसमें एक केस है मनेका गांधी केस में हमें बताया गया था जो फंडामेंटल राइट हैं वो बेसिक वैल्यू के बारे में बताते हैं। और ये एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के और उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अहम होती है। ये गवर्नमेंट को रिमाइंडर देते हैं कि इस गवर्नमेंट की जो पावर है उनके ऊपर कुछ लिबर्टी भी है ना, कुछ लाइबल हैं वो अपनी पावर के लिए। और ये जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, ये इसलिए लाया गया था ताकि ताकि क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो सके, रूल ऑफ मैन ना हो और रूल ऑफ लॉ हो। इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर लाया गया था भारत के संविधान में। इसका जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिक्योरिटी और इक्वालिटी प्रोवाइड करता है सिटीज़न को। ठीक है। और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में मदद करता है। इसमें एक हमारा केस है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो नागराज में हमें बता रखा है कि फंडामेंटल राइट जो है एक गिफ्ट नहीं है ना। फंडामेंटल राइट कोई गिफ्ट नहीं है सिटीज़न को स्टेट के द्वारा। ठीक है। और ये जो पार्ट 3 है ये फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट को, ये इनके बारे में बताता है। अब हम पढ़ लेते हैं सस्पेंशन कब हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इनका सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन जो है आर्टिकल 358 में बता रखा है। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है तब प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 में जो राइट हैं, जो आर्टिकल 19 में दे रखा है कि सस्पेंड कर सकता है वो इमरजेंसी के दौरान। ठीक है। और जो भी लॉ और ऑर्डर बनाया जाएगा इमरजेंसी के दौरान उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 19 के द्वारा। ठीक है। और जो भी वो लॉ होगा वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है। अब इसमें एक बात और बता रखी है कि जो भी काम करे जाएंगे इमरजेंसी के दौरान, तो इमरजेंसी के दौरान जो भी काम किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा वो सब चैलेंज नहीं होंगे। और आर्टिकल 359 एक प्रेसिडेंट को एक फर्दर पावर देता है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं। और राइट टू मूव जो होता है, राइट कि आप कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकें, तो आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट जो है इस राइट को सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी के दौरान। अब इसमें हमारा एक क्लासिफिकेशन दे रखा है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट में जो हमारा बता रखा है कि 14 से 18 तक तो
12 और 13 में तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 12 और 12 में डेफिनेशन है, 13 में जो लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होते हैं उनके बारे में बता रखा है। 14 से 18 हमें बता रखा है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। 19 से 22 हमें बता रखा है राइट टू फ्रीडम के बारे में। 25 और 24 हमें बताते हैं 25 और 24 हमें एक्सप्लॉयटेशन का राइट देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। 25 और 28 हमें और नहीं 23 और 24 हमें एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते हैं। 25 और 28 हमें रिलीजन का राइट देते हैं कि आप अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर सकते हैं। 29 और 30 हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में बताते हैं। और फिर हमारी रेमेडीज़ आ जाती हैं जो कि 32 से लेके 35 तक है, 32 से लेके 35 तक है जो हमारी रेमेडीज़ आ जाती हैं। और ये जो 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। इसमें हमें बता रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होंगी वो स्टेट के अंदर आएंगी, और जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर होंगी स्टेट की वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। लोकल और अदर अथॉरिटीज़ भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। और जो भी अथॉरिटी है लोकल और वैध जैसी भी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हैं तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। इसमें जो है स्टेट सब कुछ इंक्लूड करता है, सारी अथॉरिटी इंक्लूड करता है, मगर अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी है। तो अथॉरिटी का वैसे एक जनरल मीनिंग होता है कि जो बॉडी ऑफ पर्सन होते हैं जो जिनके पास पावर होती है, कमांड करने की पावर होती है, वो अथॉरिटी मानी जाती है। ठीक है। और आर्टिकल 12 में हमें अथॉरिटी दे रखी है कि जिसके पास पावर है लॉ बनाने की या ऑर्डर बनाने की या रेगुलेशंस बनाने की, बायलॉज बनाने की, नोटिफिकेशन बनाने की, या जिसके पास एनफोर्स करवाने की पावर है लॉ को, है ना, तो वो अथॉरिटी हैं। आर्टिकल 13 में बता रखा है हमें लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट। तो इसमें हमें आर्टिकल 13 में बता रखा है कि जो भी लॉ हैं भारत की टेरिटरी में और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले वॉइड नहीं होंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट से, तो वो वॉइड हो जाएंगे, वरना वो वॉइड नहीं होंगे। और इसमें हमें बता रखा है कि स्टेट जो है कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट को छीन लेता है। और नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा फंडामेंटल राइट के कंटरवेशन में, है ना, फंडामेंटल राइट के विरोध में जो भी लॉ बनाया जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। और जो भी लॉ या ऑर्डिनेंस या लॉ का मतलब इसमें बता रखा है ना, हमें इसमें लॉ का मतलब बता रखा है जिस पे बहुत विवाद भी हुआ था। लॉ में हमें बता रखा है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, तो ये सब लॉ होंगे। इसमें हमें बता रखी है पावर जुडिशल रिव्यू की आर्टिकल 13 में हमें पावर बता रखी है जुडिशल रिव्यू की कि कोई भी लेजिस्लेशन जो है पास्ट का और फ्यूचर का उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। और ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को 32 में और हाई कोर्ट को 226 में दे रखी है कि अगर कोई लॉ जो है वो चाहे तो जो लॉ है जो फंडामेंटल राइट के विरोध में है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है। अब जुडिशल रिव्यू का हम मतलब समझ लेते हैं। मैं आपको जुडिशल रिव्यू के बारे में बता देता हूँ। जुडिशल रिव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुडिशल रिव्यू एक पावर होती है कोर्ट को जो मिली हुई होती है, और वो ये पावर होती है कि जो भी लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा तो कोर्ट उन्हें ट्राई कर सकती है, और अगर वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उन्हें रिफ्यूज़ कर सकती है इन्फोर्स करने के लिए,
या उन्हें वॉइड कर सकती है। अब इसमें एक केस है केशवानंदा भारती वर्सेस केरला का केस है। इसमें बता रखा है कि जुडिशल रिव्यू जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करती है प्रोविज़न की, और अगर प्रोविज़न वायलेटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसे वो वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इसमें मॉन्टेस्क्यू ने एक हमें डॉक्ट्रिन दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब था कि उसका मतलब था कि किसी भी एक ऑर्गन, गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास सारी पावर नहीं चली जाए और पावर का सेपरेशन हो सके, हर एक उसको अलग अलग पावर मिल सके। तो इसलिए जुडिशल रिव्यू ज़रूरी है पार्लियामेंट के ऊपर। फिर इसमें एक और केस आ जाता है ए के गोपालन का केस आ जाता है। उसमें बता रखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम स्टैच्यू है, और सुप्रीम स्टैच्यू है हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, और जो जुडिशरी है वो डिसाइड करती है कि कौन सा इनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में हमें याद ही है कि ये बेसिक फीचर के बारे में बताता है, और आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट जो है डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है बेसिक फीचर को। इसमें एल चंद्र कुमार का भी केस है। एल चंद्र कुमार का केस में हमें बता रखा है कि जो जुडिशल रिव्यू की पावर है लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, और वो बेसिक फीचर के अगर विरुद्ध में है तो वो उस प्रोविज़न को हटा सकती है। और आर्टिकल 13 के पास कोई रेट्रोस्पेक्टिव, आर्टिकल 13 जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे नहीं लगता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर लॉज पे लगता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा डॉक्ट्रिन आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पहला तो हमने पढ़ लिया जुडिशल रिव्यू का डॉक्ट्रिन, अब दूसरा डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो दूसरा डॉक्ट्रिन हमारा सेवरेबिलिटी का बताता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है ना, वो स्टैचू जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पूरा डिक्लेयर करें या फिर जो पार्ट है ना, मान लीजिए कि जैसे ये एक पार्ट है, ये ए और बी पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब अगर हम अब अगर क्या कहते हैं, कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि या तो इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें या इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें या पूरे ही पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें। तो इसमें हमें ये बता रखा है कि जो पार्ट डिफेक्टिव होता है वो सिर्फ उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो और बाकी का वैसे का वैसा ही रहने दो। तो ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बताता है। हमारा नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो एक मान लीजिए एक कानून है आपके पास, मान लीजिए ये आपका कानून है, तो ये आपका कानून क्या कहते हैं एक्लिप्स में रहता है। अगर जैसे ये बड़ा कानून जो है अगर एनफोर्स में है तो इसका जो छोटा कानून है वो डोरमेंट प्लेस में रहता है, और जिस टाइम पे ये बड़ा कानून फेल हो जाता है ना, तो फिर ये छोटा वाला कानून एनफोर्समेंट में आ जाता है। इसमें केस है बिकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश का केस है। इसमें जो है सीपी और बैरार के जो मोटर व्हीकल एक्ट था वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ करता है कि जितने भी मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा वो स्टेट के द्वारा किया जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन ने ये कहा कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट है, ये मोटर ट्रांसपोर्ट जो है ड्राइवर और इन सब के लिए होना चाहिए। और तो कोर्ट ने ये क्या कहते हैं इसमें फैसला किया कि जो प्रोविज़न है ये वॉइड नहीं होंगे आर्टिकल 119(1) की वजह से, और क्या कहते हैं इन्हें गवर्नमेंट को ऑथराइज कर देती है ये कि वो मोनोपोलाइज कर सकती है किसी भी बिजनेस को। ठीक है, इसमें एक और केस है जो इसमें हमें बताता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो शंकरी प्रसाद में क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद में एक लॉ था है ना, जिसमें कि क्लॉज 2 क्या कहते हैं इन्वॉल्व नहीं था। जब लॉ बनाया गया था आर्टिकल 368 का,
तब उसमें क्लॉज 2 इंक्लूड नहीं किया गया था। मगर जब क्या कहते हैं आर्टिकल 13 में जब लड़ाई हुई थी लॉ के ऊपर के, लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 368 के अंदर बनाया गया लॉ भी आता है या नहीं आता है ना, तो ये लड़ाई चली थी बहुत कैड़ी। और ये इसमें ये आया था कि जो आर्टिकल 13 में लॉ है उसका मतलब है रूल रेगुलेशन, और जो एक्सरसाइज करती है लेजिस्लेशन उसके पावर में आता है। मगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसमें लॉ उसे लॉ नहीं कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक गोलकनाथ और गोलकनाथ का केस था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का केस था। गोलकनाथ में हमें बता रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये था शंकरी प्रसाद वाला केस, इसे गोलकनाथ में ओवर रूल कर दिया था। और ये बताया गया था कि आर्टिकल 13(2) में जो लॉ बता रखा है वो सब ब्रांच ऑफ लॉ पे लगता है, और इस वजह से फिर आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया। इसी वजह से आर्टिकल 13 में ये जो हमारा क्लॉज 4 है फिर ये जोड़ा गया। और इसकी जोड़ने की वजह इसको फिर ये बताया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के भी होंगे, उन्हें लॉ माना गया फिर। ठीक है। और वो अब क्या कहते हैं चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।